मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। इन तीनों ही राज्यों के परिणामों ने यह साफ कर दिया कि देश की बहुसंख्यक आबादी को सनातन का अपमान स्वीकार नहीं है। हिंदी बेल्ट में तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ गया। बीजेपी वोटर्स को समझाने में कामयाब रही कि कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना की बात सिर्फ हिंदुओं के बीच फूट डालने की साजिश है। बीजेपी को ओबीसी, दलित, आदिवासियों के जमकर वोट मिले। कांग्रेस के लिए तेलंगाना से अच्छी खबर आई, पार्टी ने यहां सरकार बना ली। 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हिंदू आबादी ने कमल खिला दिया। राजस्थान में तुष्टीकरण की सियासत गहलोत पर भारी पड़ गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को दलित, आदिवासी, अगड़े पिछड़ों ने जमकर वोट दिया। तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ मुस्लिम वोटर। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। जब जनता आशीर्वाद देती है तो कुछ ऐसे देती है। सीट का आंकड़ा उम्मीदों से भी ऊपर पहुंच जाता है। जब विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है तो चंबल, ग्वालियर जैसे इलाके में बीजेपी क्लीन स्वीप कर देती है। जहां 2018 में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच लड़ाई थी। लेकिन जब परिणाम आए तो साफ हो गया कि प्रदेश की 91% हिंदू आबादी ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात चाहे उज्जैन महाकाल लोक निर्माण की हो या फिर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की, बीजेपी ने इसका जमकर प्रचार किया। बीजेपी का जोर हिंदू धार्मिक स्थलों को आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का कलेवर देने पर रहा। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 4 मंदिरों, सलकनपुर में देवी लोक, ओरछा में राम लोक, सागर में रविदास स्मारक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी लोक के विस्तार और स्थापना के लिए 358 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इन सभी योजनाओं ने हिंदुत्व के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। वहीं 230 विधानसभा सीटों वाले एमपी में एक भी मुस्लिम को टिकट न देकर बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने एमपी में बड़ी जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश के चुनाव में सनातन के अपमान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने अपनी हर सभा में कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। वहीं कमलनाथ और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिर मंदिर तो दर्शन करते रहे, लेकिन बीजेपी के इन आरोपों का जनता के सामने कोई जवाब नहीं दे पाए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की बड़ी हिंदू आबादी खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। इसके अलावा कांग्रेस का जाति गणना वाला दांव भी उसके खिलाफ गया। राहुल गांधी अपनी हर सभा में जाति जनगणना की बात करते रहे। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इससे ओबीसी वोटों का बड़ा हिस्सा उसके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन मोदी ने इसे हिंदू जातियों को बांटने की साजिश बताकर काउंटर किया।
पीएम ने 4 जातियां बताई: गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। मध्य प्रदेश के लोगों ने राहुल से ज्यादा पीएम मोदी की बात पर भरोसा किया और राज्य में दलित, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य जातियों ने कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज्यादा वोट किया। कांग्रेस सामान्य और ओबीसी वोट की लड़ाई में बीजेपी से काफी पीछे रह गई, जिसका खामियाजा उन्हें हार से चुकाना पड़ा। यानी मोदी के हिंदुत्व और गारंटी के कॉम्बिनेशन के सामने कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूरा भरोसा था कम से कम यहां वो अपनी सरकार बना ले, लेकिन नतीजे आए कांग्रेस को बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का मुद्दा गेम चेंजर साबित हुआ। बीजेपी ने यहां हिंदुत्व, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कांग्रेस सरकार बीजेपी के इन आरोपों पर बैकफुट पर नजर आई। बीजेपी ने साजा विधानसभा सीट से सांप्रदायिक झगड़े में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं कवर्धा सीट से पार्टी ने विजय शर्मा को टिकट दिया, जिनके ऊपर दंगों का आरोप था। बीजेपी की रणनीति से छत्तीसगढ़ में जमकर ध्रुवीकरण हुआ। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी तो जीते ही, पार्टी की भी 5 साल बाद सत्ता में वापसी हो गई। वहीं राजस्थान का सारा चुनाव तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर लड़ा गया। पीएम मोदी ने राजस्थान में अपने प्रचार का आगाज भी उदयपुर से ही किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादे तो किए ही, साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे रखा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी के पूरे प्रचार में कन्हैयालाल हत्याकांड का भी खूब जिक्र हुआ। पीएम ने कहा कि राजस्थान में खुलेआम गला काट दिया जाता है और गहलोत सरकार देखती रहती है। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़े किए और इस जाल में अशोक गहलोत भी फंस गए। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी।
मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था, और आज हम नतीजे देख रहे हैं। जिस उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई, वहां से बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ को 32,771 वोटों से हरा दिया। बीजेपी ने जयपुर, जोधपुर, करौली में हुए सांप्रदायिक दंगों का मुद्दा भी खूब उठाया। राजसमंद, अलवर, डीडवाना, टोंक के डिग्गी और जोधपुर में साधुओं पर हमले हुए, लेकिन गहलोत सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया। वहीं जयपुर में रोड रेज की घटना के बाद मुस्लिम युवक की मौत के बाद सरकार की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाने के खिलाफ बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया। पीएम मोदी ने जयपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड शो भी किया, जिसका मैसेज पूरे राजस्थान में गया। बीजेपी राजस्थान की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रही कि 9% मुस्लिम वोटों के लिए गहलोत सरकार हिंदुओं की अनदेखी कर रही है, और इसका फायदा बीजेपी को चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। सर, जो सचिन पायलट के और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से, जो लोग हत्यारे हैं। उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड खूब चला। हिंदू वोटों के दम पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वापसी की तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस से छीन लिया। लेकिन तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। जिस हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी का वर्चस्व था, वहां कांग्रेस ने सेंधमारी कर ली। खुद एआईएमआईएम अपनी 7 सीटें बचाने के लिए संघर्ष करती दिखी। यानी तेलंगाना में मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। कि अगर मुस्लिम कर्नाटक में भी कांग्रेस की तरफ जाता दिखा, तेलंगाना में भी कांग्रेस की तरफ जाता दिखा, तो ये पेशानी पे बल उन क्षेत्रीय दलों के पर पड़ेंगे जो कोई MY कॉम्बिनेशन बना के बैठा है। कोई बंगाल में कहता हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ये उनके बीच के खींचतान की संभावना इसमें अधिक दिखाई पड़ती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन पे प्रस्ताव पारित कर रही है, सोनिया गांधी जी अखबार में आर्टिकल लिख रही हैं, प्रियंका गांधी जी ट्वीट कर रही हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, आप लिखना चाहते हैं तो बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पे आपने इससे पहले आर्टिकल लिखा, प्रस्ताव पारित किया? रशिया यूक्रेन पे किया क्या? चाइना ताइवान पे किया क्या? यह बताइए। नॉर्थ और साउथ कोरिया पे किया क्या? या आपने सीरिया और इराक के ऊपर किया? या अचानक आपको सारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान? यानी वो ये कह रहे हैं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवाद और अतिवाद का समर्थन करते हैं, वही मुसलमानों के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जो मैसेज देने का प्रयास है, ये बहुत खतरनाक है। हम किसको आगे रखते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज तक डॉक्टर कलाम से बड़ा तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोट हैं, लेकिन करीब 45 सीटों पर यह हार और जीत तय करते हैं। पिछले 2 चुनाव से ये एआईएमआईएम और केसीआर की पार्टी को वोट करते थे। कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का सिर्फ 14% हिस्सा मिल रहा था। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई जिसे ना ओवैसी समझ पाए और न केसीआर। कांग्रेस ने इस चुनाव में मुसलमानों को जोड़ने के लिए तेलंगाना में मुस्लिम नेताओं का एक अलग गुट बनाया। इस गुट ने राज्य के सभी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता, स्कॉलर्स और मुस्लिम युवाओं से संपर्क किया। इस ग्रुप के सामने मुसलमानों को यह समझाने का टास्क था कि यह लड़ाई सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, बल्कि 2024 में मोदी को निपटाने के लिए है। मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, जो दिल्ली को रिपोर्ट सौंपता था। यह ग्रुप चुनाव से करीब 5 महीने पहले से काम कर रहा था। कांग्रेस ने राज्य के हर मुस्लिम इलाके में 1-to-1 कनेक्ट अभियान चलाया।
इस ग्रुप ने मुसलमानों से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों का उनके बीच जमकर प्रचार किया, जिसमें सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण की सीमा बढ़ाने, वक्फ बोर्ड की 55,000 एकड़ जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने, मुस्लिम समाज के विकास के लिए शिक्षा और नौकरी के ढांचे को मजबूत करने के साथ बीआरएस को बीजेपी की बी टीम और ओवैसी को बीजेपी की सी टीम बताना शामिल था। ये तेलंगाना का अफसाना अगर आप समझें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ थी एमआईएम और एक तरफ थी कांग्रेस। कांग्रेस कहती थी कि भाई मुस्लिम वोटों से कि मैं तो तेरा आशिक पुराना, तो इधर टीआरएस वाले थे, वो कहते मैंने आरक्षण दिया, मैंने तुमको स्पेशल ये दिया, देख मेरा कारनामा। तो उधर एमआईएम वाले थे, वो कहते थे देख मेरा खानदानी घराना। तो ये जो जवाबी कव्वाली हो रही है इनमें, तो ये जितने जवाबी कव्वाल हैं अब उनको ये डर लगने लगेगा कि मुझसे ज्यादा बड़ा सुर कोई दूसरा ना लगा ले। इसलिए मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मिले सुर मेरा तुम्हारा न होकर ये हश्र होने वाला है कि सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब रही और वोटिंग से पहले पार्टी ने तेलंगाना में सक्रिय 13 प्रमुख मुस्लिम संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाबी हासिल कर ली। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई तो वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को भी हुआ। गोशा महल सीट से एक बार फिर टी राजा सिंह जीतने में कामयाब रहे, जबकि पूरे तेलंगाना में उसने अपनी सीटों को एक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा लिया। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।